आज हम लोगों का टॉपिक था बंध्यता। आज का जो है हम लोगों का टॉपिक होगा क्या चीज़? बंध्यता। और बंध्यता हम लोग किसको कहते हैं बताएं जरा? बंध्यता जो है वो किसको कहा जाएगा? बांझपन। सिंपल भाषा में इसको जाने तो क्या कहा जाता है? बांझपन कहा जाता है, ठीक है ना, बंध्यता को। हाँ, समाज में जिसमें जो है किसको देखा जाता है, किसको दोष दिया जाता है? देखा नहीं जाता है, महिलाओं को दोष दिया जाता है इसके लिए। लेकिन हम लोग पढ़ के मालूम किए हैं कि दोष जो है वो दोनों में से किसी में भी हो सकता है। महिलाएं भी बांझ होती हैं और पुरुष भी बांझ होते हैं। बस अंतर यही है कि महिलाओं में जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा केसेस बनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मादा जनन तंत्र का हम लोगों ने काम पढ़ा है। मादा जनन तंत्र को अनेकों काम कराने पड़ते हैं। सबसे पहले तो युग्मक जनन हो गया। युग्मक जनन के बाद जो है कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया होती है युग्मकों को संलयित कराने की, यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन करवाना। निषेचन के बाद जो है क्या चीज़? निषेचन के बाद जो है भ्रूणोद्भवन। भ्रूणोद्भवन के बाद जो है अंतररोपण। अंतररोपण के बाद जो है उनका विकास, भ्रूण का विकास, ठीक है ना। और भ्रूण के विकास के बाद जो है क्या चीज़? पार्टुरेशन। पार्टुरेशन यानी प्रसव की क्रिया, और प्रसव तक ही समाप्त नहीं होता है, उसके बाद दुग्ध श्रवण भी होता है। तो मादा जनन तंत्र का जो है बहुत लंबा चौड़ा काम है। इसलिए मादाओं में जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो लोग जो है कहते हैं कि भाई मादा में दोष है, लेकिन बंध्यता जो है वो किसी के कारण भी आ सकती है। पुरुष के चलते भी बंध्यता हो सकती है, या फिर जो है किन के चलते? मादाओं के चलते, ठीक है। तो बंध्यता में जो है हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोग जनन स्वास्थ्य की चर्चा करें और उसमें बंध्यता की जांच, मतलब बंध्यता के बारे में हम लोग ना जानकारी लें तो फिर ये जानकारी अधूरी है, ठीक है ना। देखें, भारत सहित, और ये ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही इसके केसेस हैं, नहीं, भारत सहित बहुत सारे देश हैं, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सी दंपतियाँ बंध हैं। दंपतियाँ बंध है मतलब यानी सुरक्षित सहवास के बाद, असुरक्षित या उन्मुक्त सहवास के बावजूद भी वे बच्चे पैदा कर पाने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। समझ में आ रहा है ना? बच्चे उत्पन्न करने में जो है वो असमर्थ होते हैं। यानी अगर बंध्यता की परिभाषा पूछी जाए हम लोग ऐसे बताएंगे कि असुरक्षित या फिर क्या चीज़? उन्मुक्त। उन्मुक्त जो है सहवास के बाद भी, ठीक है ना, असुरक्षित या उन्मुक्त जो है सहवास के बाद भी अगर कोई दंपति बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं तो फिर ये घटना क्या कहलाती है? बंध्यता कहलाती है, ठीक है ना, बंध्यता कहलाती है। बंध्यता के कारण कौन कौन हो सकते हैं देखें जरा हम लोग। शारीरिक कारण हो सकते हैं इसके, ठीक है ना, जन्मजात कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, रोगजन्य हो सकता है, किसी रोग के उत्पन्न होने के कारण जो है बंध्यता आई हो, ठीक है। और फिर क्या चीज़? औषधिक, ड्रग्स के चलते, या फिर जो है प्रतिरक्षात्मक, ठीक है ना, और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक। यानी कुल कितने कारण हैं हम लोग बताएं जरा? 5, 6 है। शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और मनोवैज्ञानिक। ये 5 कारण हैं जिनके चलते बंध्यता आती है, ठीक है ना। 5 कारणों के चलते बंध्यता आती है। तो इनका लिस्ट जो है, हाँ, 6 हैं। तो 6 कारण हैं जिनको हम लोगों को याद रखना चाहिए कि बंध्यता के जो है कितने कारण हो सकते हैं बताएं? 6 कारण हो सकते हैं। बंध्यता के कितने कारण होंगे? 6 कारण होंगे, ठीक है। अब है कि बंध्यता जो है इसमें भारतवर्ष में जो है किसको दोष दिया जाता है? तो भारतवर्ष में लिखा हुआ भी है कि भारतवर्ष में अगर बच्चा नहीं होता है तो दोष किसको दिया जाता है? स्त्रियों को, महिलाओं को दोष दिया जाता है, जबकि उनका कोई दोष कभी कभी होता नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार जो है मादाओं का ही दोष हो, इसमें पुरुष साथी भी जो है क्या हो सकता है? दोषी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। और इसके लिए जो है विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ, जिनको हम लोग बंध्यता क्लिनिक बोलते हैं, फर्टिलिटी सेंटर बोला जाता है, आजकल सबसे ज़्यादा खुल रहा है फर्टिलिटी सेंटर, समझ में आया ना। तो नैदानिक जांच में जो है सहायता हो सकती है। फर्टिलिटी सेंटर में जाके हम लोग चेक करा सकते हैं कि दोष रियल में किस में है, ठीक है ना, नर में है या फिर किस में है? मादा में है, ठीक है। तो ये जो है जांच करते हैं, और जांच करने के बाद जो है उपाय बताते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। अगर होगी तो कैसे होगी? तो हम बताए हैं कि इसको जो है एक टेक्निक के नाम से जाना जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव क्या चीज़, टेक्निक हो गया। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जिसको ART बोला जाता है, समझ में आ रहा है ना, ART। तो ART जो है ये एक ऐसा उपाय है जिससे हम लोग बंधे दंपतियों का इलाज करते हैं। बंधे दंपतियों का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है, ठीक है ना। ART के द्वारा जितने भी इनफर्टाइल पेरेंट्स होते हैं उनका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, ठीक है ना, सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ ART, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हम लोग पहले जो है लिस्ट बनाए हुए हैं, एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं। सभी लोगों को फुल फॉर्म याद होना चाहिए, किसका किसका, ZIFT का, समझ में आया ना, ZIFT हो गया। ZIFT के बाद क्या चीज़, GIFT हो गया, ठीक है ना, GIFT। और GIFT के बाद जो है क्या हो गया, आराम से, GIFT के बाद जो है क्या हो गया बताएं हम लोग, HM हो गया। HM किसको कहेंगे, होस्ट मदरिंग, बिल्कुल होस्ट मदरिंग। ये ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है ना, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। फिर इसके बाद जो है हम लोगों का AI हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है ना। और इसके बाद हो गया हम लोगों का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होगा ये, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हम लोग याद रखेंगे किसका बताएं, ET का। ET को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। ये सभी ART है, ये जितना भी लिस्ट हम लोग बना रहे हैं ये सब क्या है बताएं, ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, ठीक है ना। ET हो गया, IVF हो गया, AI हो गया, HM हो गया, ZIFT, GIFT, और कौन होता है बताएं जरा हम लोग, IUI, ठीक है ना, IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। नेक्स्ट हो जाएगा IUT। IUT क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र के बाद क्या हो जाएगा बताएं हम लोग, और कौन कौन सी चीज़ें लिखे थे, एक इसका जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग, ICSI, समझ में आ रहा है ना, ICSI। इसमें जितने 4 लेटर्स वाले हैं, 4 लेटर्स वालों को हम लोग ना भूलें, ध्यान रहे, 4 लेटर्स वाले जितने हैं, ZIFT, GIFT और ICSI। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अंतरा कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ठीक है ना, अंतरा कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से इतनी सारी विधियां होती हैं किसमें, ART में, समझ में आया ना, ART में जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। तो 4 लेटर्स वाले जितने भी नाम हैं उनका फुल फॉर्म याद रखना है हम लोगों को, और उसके साथ साथ एक किसका, IVF का याद रखेंगे। IVF कौन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, IVF। यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लें हम लोग, यहाँ क्या सुधार लें, IVF होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन तब कहते हैं जब निषेचन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ चल रही है, निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर में हो रही है, तो उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। लेकिन अगर परख नली में हम लोग करवा रहे हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, परख नली में, ठीक है ना। परख नली में कैसे, तो हम लोग परख नली में जो है टेस्ट ट्यूब में पुरुष का शुक्राणु ले लेते हैं और मादा से क्या ले लेते हैं, अंडाणु ले लेते हैं, मादा से अंडाणु ले लेते हैं। दोनों का निषेचन अगर परख नली में हुआ है तो उसको परख नली निषेचन कहेंगे, पात्र निषेचन कहेंगे। और पात्र निषेचन के कंडीशन में इसका फुल फॉर्म होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो क्या हो जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, समझ में आया ना। इन विवो होता है वो मादा शरीर के अंदर, जैसे मान के चले हम लोग कि एक जो है पुरुष वो अपने शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में पहुंचाने में असमर्थ है, ठीक है, तो हम लोग उस पुरुष साथी का जो है ना शुक्राणु लेंगे इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है ना, और इंजेक्शन के माध्यम से शुक्राणुओं को
सीधे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे फैलोपियन ट्यूब में। मादा शरीर के किधर ट्रांसफ़र किया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये चूँकि गैमिट्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ये हो जाएगा टेक्निक GIFT, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें शुक्राणु को हम लोग पहुँचा दिए हैं किधर? अंडाशय में, अंडवाहिनी नली में। तो अंडवाहिनी नली में जो है अंडाणु निकल के आएगा, और अंडाणु जब अंडवाहिनी नली में निकल के आएगा, निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी नली में ही होगी। अंडवाहिनी नली में होने वाले निषेचन को हम लोग कहेंगे क्या चीज़? इन विवो फर्टिलाइजेशन, जीवे निषेचन। क्या कहेंगे उसको? जीवे निषेचन। तो ये सारी तकनीकें होती हैं ART में। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़? पात्र निषेचन। देख रहे हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, और यहाँ देखे दिया है जीवे निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन। देख रहे हैं ना, इन विवो फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दोनों में अंतर यही होता है ना कि ये शरीर से बाहर होता है, समझ में आया ना, और ये स्त्री के भीतर यानी शरीर के भीतर। देख रहे हैं ना, ये वाली निषेचन की प्रक्रिया जो है वो चूँकि परख नली में की जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन। लेकिन ये वाली निषेचन की प्रक्रिया जो है वो मादा शरीर के भीतर ही होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवे निषेचन कहते हैं। ठीक है ना। तो निषेचन की प्रक्रिया हो गई। इसमें क्या किया जाता है? शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर के जैसा ही स्थिति बनाकर और निषेचन की प्रक्रिया कराई जाती है। और पुनः जो है भ्रूण जब बन जाएगा, परख नली में भ्रूण बन जाता है, तो उसका ET किया जाता है। ET मतलब क्या चीज़? एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र कितने सेल वाले स्टेज में किया जाता है? जैसे मान के चलें परख नली में, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, परख नली में हम लोग शुक्राणु ले लिए और परख नली में हम लोग अंडाणु भी ले लिए। ठीक है ना। निषेचन की प्रक्रिया हो गई, तो निषेचन के बाद जो है निर्माण हो गया इसके अंदर किसका? युग्मनज का। किसका निर्माण हो गया? युग्मनज का निर्माण हो गया। समझ में आ रहा है ना, युग्मनज का निर्माण हो गया। तो युग्मनज जो है ये अपनी कोशिकाओं को विभाजित करेगा, और विभाजित करके एक से कितनी कोशिकाएं बनाएगा? बताएं। 2 कोशिकाएं। एक से कितनी कोशिकाएं बनाएगा? 2 कोशिकाएं। 2 से कितना? 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32। ठीक है ना। ऐसे करके ये डबल होते जाता है, मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई जब करेगा, ठीक है ना, कितने कोशिकीय अवस्था में उसको परख नली से निकाल के हम लोग मादा के शरीर में स्थानांतरित करेंगे? बताएं। 8 से 32 कोशिकीय अवस्था में जो है इसको किया जाता है। अगर 8 कोशिका के अवस्था में करेंगे तो उसको फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। अगर जो है 32 कोशिकाओं के स्थिति में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको गर्भाशय में जो है स्थानांतरित किया जाएगा। तो दोनों को गर्भाशय में स्थानांतरित करें या फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करें, दोनों को ET ही कहा जाता है, ET ही कहा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग गर्भाशय किस में, अंडवाहिनी नली में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो उसको स्पेशली जो है हम लोग क्या कहेंगे? ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। हम लोग जाइगोट बनवा के और उसको फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दे रहे हैं, तो उसको ZIFT कहा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसको गर्भाशय में स्थानांतरित कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? IUT। क्या कहा जाएगा? IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ठीक है ना, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। ठीक है ना, सीधे हम लोग गर्भाशय में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? IUT कहेंगे। ठीक है ना, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। ये दोनों जो है किसके पार्ट हो गए? बताएं हम लोग जरा। ET के, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र के। एम्ब्रायो को ही ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ध्यान रखें हम लोग कि जब IVF से, पात्र निषेचन से हम लोग बेबी का फॉर्मेशन कराते हैं, तो वैसे बेबी को क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में जो है क्या किया जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी अगर बनवाना है तो हम लोग पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे का, ठीक है ना, पति के या दाता पुरुष के शुक्राणु से, ठीक है ना, शुक्राणु को परख नली में एकत्रित करके उसका निषेचन करवाते हैं, और निषेचन के बाद जो है क्या किया जाएगा? 8 ब्लास्टोमियर, देख रहे हैं ना, 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण। ठीक है ना, ZIFT कहा जाएगा इसको। अभी हमने बताया
कि अगर 8 कोशिकाओं वाली अवस्था तक को, ध्यान से सुनेंगे, 8 कोशिकाओं वाली अवस्था तक को अगर फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया गया उसको क्या कहा जाएगा? ZIFT, ठीक है ना। लेकिन अगर 8 से अधिक वाले को किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? IUT कह देते हैं। ये सब हमने बताया अभी, ठीक है ना, बगल में देख सकते हैं हम लोग। जीवे निषेचन हो गया, तो जीवे निषेचन में क्या किया जाता है? स्त्रियों में, जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन वो सबसे बेहतर तकनीक है, ठीक है ना। जीवे निषेचन मादा के भीतर ही युग्मकों का संलयन करवाया जाता है और उससे जो भ्रूण बनेगा ना, भ्रूण को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे किसी महिला में ये समस्या है कि वो निषेचन नहीं करवा पा रही है, कैपेसिटेशन नहीं है, तो निषेचन की प्रक्रिया अगर नहीं होती है उसके लिए हम लोग किसी दूसरी मादा में उनके युग्मकों का निषेचन करवा के, है ना, मादा के भीतर युग्मकों का निषेचन करवा के, और जब वो भ्रूण बन जाएगा तो उस भ्रूण को निकाल के दूसरी मादा में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ऐसे तकनीक को जो है हम लोग कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन के लिए जो है हम लोगों को GIFT तकनीक का जो है सहारा लेना पड़ता है, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है ना, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो ये सब तकनीकें हो गई किसकी? ART की, ठीक है। अब देखें एक और प्रचलित विधि है जिसको हम लोग जानते हैं, किस नाम से बताएं जरा? अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण के नाम से, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना। फुल फॉर्म याद होना चाहिए सबका, फुल फॉर्म जो है पूछा जाता है तो फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे। ICSI का स्पेशली जो है याद रखना है। ICSI का क्या होगा? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना। इस तकनीक के द्वारा किया क्या जाता है कि जो मादा का अंडाणु हो गया, समझ में आ रहा है ना, मादा के अंडाणु में किसकी सहायता से बताएं हम लोग जरा, किसकी सहायता से? तो इंजेक्शन के माध्यम से, समझ में आया ना, इंजेक्शन के माध्यम से सीधे जो है स्थानांतरित किया जाता है। किसको स्थानांतरित किया जाता है? शुक्राणुओं को निक्षेपित किया जाता है, समझ में आया ना। इंजेक्शन की सहायता से अंडाणु के भीतर हम लोग शुक्राणु को क्या कर देते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं। तो अंडाणु के भीतर शुक्राणुओं को इंजेक्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ICSI कहलाती है, ठीक है ना, ICSI कहलाती है। और इस तकनीक का सहारा तब लिया जाता है जब पुरुष में जो है, पुरुष के स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है, या फिर जो है वो शुक्राणुओं को मादा जननांग में पहुंचाने के योग्य नहीं होता है। उस स्थिति में एक और विधि का उपयोग किया जाता है जब पुरुष साथी जो है स्त्री में वीर्य सेचित नहीं कर सकता है, या फिर जो है शुक्राणुओं की संख्या कम है, उसके लिए एक और उपाय हम लोगों को दिया जाता है। कौन सा बताएं? AI, ठीक है ना। AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल क्या चीज़? इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऐसी तकनीक है जिसमें हम लोग या तो पति का और या फिर जो है अगर कोई स्वस्थ दाता है, बेहतरीन जो है वैरायटी का मेल है, तो उससे शुक्राणुओं को लेकर और कृत्रिम रूप से मादा की योनि में स्थानांतरित किया जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं गर्भाशय वीर्य सेचन, IUI, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। इंट्रा यूट्राइन क्या चीज़? इंसेमिनेशन, ठीक है ना, IUI। अभी मैंने फुल फॉर्म बताया था, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है ना, इंजेक्शन नहीं, इंसेमिनेशन। तो ये सब विकल्प हैं हमारे पास, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि इतने सारे विकल्प हैं जिसके माध्यम से हम लोग संतान का सुख जो है प्राप्त कर सकते हैं या करा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे जितने भी दंपति हैं जो संतान का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने जो भी विधियां पढ़ी हैं उनके लिए जो है उनका उपयोग किया जा सकता है संतान की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। इसमें देखें कई बार जो है ऐसा भी किया जाता है कि जितने भी मदर होती हैं, ठीक है ना, माँ अगर जो है उसका गर्भाशय ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम लोग मदर जो है वो रेंट पे भी लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? होस्ट मदरिंग। और इसके लिए वो अच्छे खासे पैसे लेती हैं, समझ में आ रहा है ना। उनको हम लोग रेंट पे ख़रीदते हैं, दूसरी माँ के गर्भाशय को रेंट पे ख़रीदा जाता है और उसमें जो है अपने शुक्राणुओं को और अपने अंडाणुओं को जो है क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। तो ये सब उपाय हैं ही, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के तौर पे अगर देखा जाए तो भारत में अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं
हम लोगों ने पिछले दिन के क्लास में शायद देखा हुआ था कि इस पूरी दुनिया में कितने बच्चे जो है भूखे हैं, कितने बच्चे भूख के मारे मर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे दीनहीन बच्चे जो है हम लोगों को मिल जाएंगे, गरीब बच्चे मिल जाएंगे। तो ये सब तकनीकें करने से बेहतर है कि हम लोग किसी गरीब बच्चे को जो है क्या करें, एडॉप्ट करें। समझ में आ रहा है ना। सबसे अच्छा उपाय होता है कि किसी बच्चे को जो है सहारा देना, उसका पालन पोषण करना। तो इन सभी विधियों से अच्छा है कि जो बच्चे ऑलरेडी हैं इस धरती पे, उनका जो है हम लोग जो है क्या करें, हाँ, उनका पालन पोषण करें, उनको जो है अपनाएं, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा उपाय होता है। तो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर क्या चीज़ 4। चैप्टर नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, वो सभी लिखवाए जा चुके हैं, ठीक है ना, चैप्टर 4 में। और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम लोगों ने टिक आउट किए हैं, इसके वीडियोस भी हैं हमारे पास। तो इसको जो है हम लोग कंटिन्यू करें, देखें बढ़िया से घर पे। चैप्टर 5 जो है हम लोगों का होगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों का एक टेस्ट होगा। समझ में आ रहा है ना। उससे पहले हम लोगों का एक यूनिट टेस्ट होगा। और यूनिट टेस्ट में हम लोगों को करना क्या होगा, यूनिट टेस्ट में जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये एग्ज़ाम संडे को होगा। संडे को जो है यूनिट 6 का एग्ज़ाम होगा। जो हम लोगों का क्लास 12 का यूनिट 6 है, उसका एग्ज़ाम जो है वो संडे को होगा, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। टाइमिंग हम लोगों को पूरा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी तैयारी जो है हम लोगों को अच्छे से करनी है। फिलहाल जो है ऑब्जेक्टिव भेज दिया गया है चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव जो है जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो चैप्टर 5 जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कशन करना है। चैप्टर 5 जो कि इकाई 7 है, इकाई 7 है, ठीक है ना, इससे शुरू होता है। इसमें हम लोगों को आनुवंशिकी के बारे में पढ़ना है। और फिलहाल यहाँ 2 साइंटिस्ट लोगों का नाम याद रखना होगा। कौन कौन? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है ना। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। अब जाके इंडियन जो है साइंटिस्ट बनेंगे, क्योंकि इंडिया भी अब बायोलॉजी में पीछे नहीं रहा, ठीक है ना। अभी सब लोग विदेशी ही थे पुराने ज़माने से, वो तो पहले से ही चालाक हैं, ठीक है ना। हम लोग थोड़े सीधे साधे होते हैं। तो चैप्टर 5 का नाम क्या है जरा बताएं हम लोग। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है ना। वंशागति और विविधता के सिद्धांत में टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोगों को, बताएं। 6 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। 6 टॉपिक जो है हम लोगों को देखना होगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है क्या चीज़, मेंडल के वंशागति का नियम। उसके बाद एक जीन की वंशागति, उसके बाद 2 जीनों की वंशागति, फिर लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन और आनुवांशिक विकार। क्वेश्चन किससे किससे रहता है, इन दोनों से। वंशागति के नियम से आएगा, म्यूटेशन से भी क्वेश्चन रहेगा, आनुवांशिक विकार से भी क्वेश्चन रहेगा। लिंग निर्धारण से कभी क्वेश्चन देता है, कभी नहीं देता है, लेकिन उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर एक टॉपिक। ऊपर वाला जो है मेंडल के वंशागति के नियम है, तो ये वंशागति के नियम जो है, इनको जब पढ़ेंगे हम लोग उसी में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। वंशागति के नियमों का भी जो है जिक्र करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल जाने कि वंशागति है क्या, आनुवांशिकी हम लोग किसको कहते हैं। इसके लिए जो है ये देखें, बायोलॉजी का एक ब्रांच ही बना दिया गया है। बायोलॉजी का एक ब्रांच बना दिया गया है, ठीक है ना। कौन सा बताएं। जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवांशिकी, ठीक है ना, जिसको आनुवांशिकी विज्ञान कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स के फादर कौन, जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की कहानी हम लोग एक बार जान लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल की कहानी क्या है। इनका सबसे पहले जन्म हम लोग देखें कि ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था सन 1822 में। 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था, जो बाद में अपने मरणोपरांत जो है आनुवांशिकी के क्या बने, जनक बने, ठीक है ना। इनको जीते जी मतलब वो सम्मान जो उन्हें मिलना चाहिए नहीं मिल पाया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले उनका जन्म होता है, प्रारंभिक शिक्षा जो है उनकी वहीं पे होती है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है ये अपना एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं। एजुकेशन जो है वो इनका चलता है कहाँ तक, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना, पीजी तक का एजुकेशन करते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये बन जाते हैं कि स्कूल टीचर, ठीक है ना। इन्होंने अपनी पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट से की हुई थी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी। लेकिन जब ये स्कूल टीचर बने, स्कूल टीचर के बाद प्रोफेसर बने,
ठीक है ना। प्रोफेसर के बाद जो है फादर बने, किसके फादर? चर्च के फादर। समझ में आ रहा है ना, चर्च के फादर बने और चर्च के फादर बनते हुए ही इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया चर्च के ही लॉन में। जिस चर्च में ये फादर थे उसी के लॉन में जो है ये गार्डनिंग करते थे, इनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। समझ में आ रहा है ना। तो इन्होंने इसी क्रम में इन्होंने जो है 1856 से लेके और 1863 तक अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। याद रखें ये जो ईयर्स दिए गए हैं ये अलग अलग किताबों में वेरी करता है, अलग अलग किताबों को अगर पढ़ेंगे ये डाटा जो है डिफरेंट मिलेगा हम लोगों को। लेकिन हम लोग याद रखें मेंडल ने अपना प्रयोग कब से कब तक किया था? 7 साल किया था मेंडल ने अपना प्रयोग, लेकिन कब से कब तक? 1856 से लेके 1863 तक। 1856 से लेके 1800 कब तक? 63 तक जो है उन्होंने अपना प्रयोग किया था। और बाद में 1863 के 1865 में वो चले थे अपने एक्सपेरिमेंट को प्रिंट आउट कराने, ठीक है ना। अपने एक्सपेरिमेंट को ये पब्लिश करवाए, किस में? NHS के जो है एक मैगजीन में, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है ना। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के एक मैगजीन में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है पब्लिश करवाया। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट था वो, और फिर जो है वो वहीं तक सीमित रह गया, उनको जो है कोई जान नहीं पाया। इवन ये अपने एक्सपेरिमेंट को लेके गए थे किनके पास? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के पास। लेकिन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के पास अपने एक्सपेरिमेंट से फुर्सत नहीं थी कि वो इनके एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दें। बाद में सन 1900 में 3 वैज्ञानिक, कौन कौन? कार्ल कॉरेंस, ठीक है ना, ह्यूगो डी ब्रीज और एरिक वॉन शेरमैक। एरिक वॉन शेरमैक ऑस्ट्रिया के ही थे और कार्ल कॉरेंस जो है ये कहाँ के थे? जर्मनी के। और ह्यूगो डी ब्रीज हॉलैंड के। ये 3 वैज्ञानिकों ने इनके एक्सपेरिमेंट को रिकंडक्ट किया, दोबारा से इनके एक्सपेरिमेंट को किया, और उन्होंने देखा कि भाई मेंडल ने जो जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था वो सब सही था। और उसके बाद जो है इन्होंने दुनिया को बताया कि भाई मेंडल ने ही ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हुए हैं, और तब से जो है मेंडल को आनुवांशिकी के जनक का सम्मान मिला, ठीक है ना। अर्थात उनको जो है ये ऑनर मिला कि वही जो है आनुवांशिकी के क्या हैं? जनक हैं। तो ये आनुवांशिकी जो है बायोलॉजी का एक अलग ही ब्रांच है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ था, इसके पहले भी जो है देखें हम लोग जितने भी मनुष्य थे, पुराने मनुष्य, उनको 8000 से कितना साल पूर्व? 8000 से 1 जीरो कम कर लेंगे, 1 जीरो कम कर लेंगे, याद है ना। 1 जीरो हम लोग कम कर लेंगे, ठीक है ना। 8000 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये BC वाला टाइम है, और BC वाला टाइम जो है हम लोग जानते हैं उल्टा चलता है, ये घटता है। जैसे जैसे हम लोग मतलब पहले रहेंगे तो ज़्यादा दिखेगा इधर ईयर, और बाद के टाइम में आएंगे तो कम दिखेगा। समझ में आ रहा है ना। बिफोर कैलेंडर वाला ये ईयर है, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है ना। बिल्कुल BC वाले टाइम में जो है हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, पहले ज़्यादा होगा और बाद में क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो उतने ईसा पूर्व जो है ये ज्ञान हो चुका था कि विविधता जो होती है ना उसका कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में ही छुपा हुआ है। फिलहाल हम लोग आनुवांशिकी के बारे में पहले जाने कि आनुवांशिकी क्या है और विविधता क्या है। ये चैप्टर पढ़ने से पहले इन दोनों का डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो आनुवांशिकी हम लोग कहते हैं जितने भी किसी जीव में लक्षण होते हैं उन सभी जीवों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या? स्थानांतरण। जीवों में जितने भी लक्षण होते हैं उन लक्षणों का एक पीढ़ी से उनके दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है ना। इनहेरिटेंस कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। और वेरिएशन जो है विविधता, विभिन्नता जिसको हम लोग कहते हैं, तो विभिन्नता का कारण होता है, देखें ये तो बताया जा चुका था आदि मानवों के द्वारा कि लैंगिक जनन के कारण ही विभिन्नता आती है। तो ये विभिन्नता है क्या? देखिए हम लोग की लक्षण जो है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, परंतु इतने सारे लक्षणों के जाने के बावजूद भी थोड़ा बहुत का अंतर आ ही जाता है जनक में और उनकी संतानों में। तो यही जनक और उनकी संतानों में जो थोड़ा सा अंतर आ रहा है ना, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? विविधता के नाम से जानते हैं, विभिन्नता के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो विभिन्नता जो है इसका ज्ञान हो चुका था मनुष्य को पहले ही, ठीक है ना। कितना साल पहले बताएं? हाँ
ठीक है ना, आदि मानवों के टाइम में ही 8,000 से 10,000 साल पहले ही, 10,000 साल पहले जो है 8,000 से 1,000, हाँ ठीक है, 8,000 से 1,000 साल पहले जो है ज्ञान हो चुका था। लेकिन एक चीज़ और जाने की, कृषि का इतिहास कितना पुराना है, खेती जो है कितना साल पहले से होती है? 10,000 साल, 10,000 साल पुराना है खेती का इतिहास। देखिए हम लोग मेंडल के वंशागति के नियम जो है हम लोगों को देखने हैं। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था बताएं जरा हम लोग? उद्यान मटर, ठीक है ना, सिर्फ मटर या उद्यान मटर? उद्यान मटर, इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम, ठीक है ना, पाइसम सेटाइवम होता है, PISUM, ठीक है ना, SATIVUM, ठीक है ना। और ध्यान रखें यहाँ पे S जो है स्मॉल हो जाएगा, कभी भी कैपिटल S नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो गलत है, कैपिटल S का यूज़ नहीं किया जाएगा, ये नियम है। और देखें इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है कितना दिन तक किया था बताएं? 7 वर्षों तक। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक, ठीक है ना, 1856 से लेके और 1863 तक जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कितना दिन तक चला था? 7 वर्षों तक, ठीक है ना। मेंडल ने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किया, ठीक है ना, और 7 वर्षों में उन्होंने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। और वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं आज हम लोग उनको याद करते हैं, ठीक है ना। 7 लक्षण कौन कौन से हैं? मटर के पौधे के 7 लक्षण कौन कौन से हैं उनको एक बार हमें देखना चाहिए और इसमें जानना होगा कि ये लक्षण जो है किस प्रकार से प्रयोग किए गए, ठीक है। तो देखिए जरा 7 लक्षण जो है वो कौन कौन थे। सबसे पहले अगर एक पौधे में देखा जाए तो एक पौधे में बीज होता है, फूल होता है और उसमें जो है क्या चीज़, फली देखने को मिलेगा। मटर के पौधे में जो है फली देखने को मिलेगा, बाकी सब में तो फल होता है, फली नहीं होता है। देखिए हम लोग तो एक जो है लक्षण वो चुनते हैं किससे? बीज से। एक लक्षण जो है वो चुनते हैं किससे? फूल से। और एक लक्षण जो है वो चुनते हैं किससे? फली से। तो देखिए इन 3 को याद रखते हैं हम लोग, बीज, फूल, फली। समझ में आ रहा है ना? बीज, फूल और क्या चीज़? फली। इन तीनों को याद रखते हैं। अब आए हम लोग तो बीज में 2 चीज़ें दिख जाएंगी, एक बीज का आकार और एक बीज का क्या चीज़? रंग, ठीक है ना। फली में अगर हम लोग देखते हैं तो फली में 2 चीज़ें दिख जाएंगी, एक उसका आकार और एक उसका क्या चीज़? रंग, ठीक है ना, आकार, रंग। और उसके बाद अगर पुष्प को देखें तो पुष्प में 2 लक्षण दिख जाएगा, एक उसका रंग और एक पुष्प की क्या चीज़? स्थिति। तो ये कुल कितने लक्षण हो गए? 6। तो 6 लक्षण 3 चीज़ों से मिला के एक हो जाएगा बीज, बीज का आकार और बीज का रंग, ठीक है ना। एक हो जाएगा फली का आकार और फली का जो है क्या चीज़? रंग। एक हो जाएगा पुष्प, तो पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग, ठीक है ना। तो ये 6 लक्षण हो गए। और 7वां लक्षण जो है ये हम लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तने की क्या चीज़? ऊंचाई, लंबा पौधा या फिर क्या चीज़? बौना पौधा। तो इस तरह से जो है मेंडल ने टोटल कितने लक्षण चुने थे? 7 लक्षण। एक बार सभी लक्षणों को हम लोग फिर से बताएं जरा कौन कौन से थे? बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और तने की ऊंचाई। तो मेंडल ने जिन 7 लक्षणों पे प्रयोग किया था, अगर हमें उनका लिस्ट बनाने के लिए कहा जाए, बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन सवाल है कि उनमें 2-2 लक्षण दिखाई दिए थे। जैसे हम लोग बीज के आकार को अगर लें तो बीज के आकार के कितने लक्षण थे? 2 विशेषक थे। और इन दोनों विशेषकों को हम लोग कहते हैं ट्रेट्स या अलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अलील कहा जाता है। इन दोनों को जो है विपर्यासी लक्षण कहते हैं। विपर्यासी लक्षण का मतलब हो गया जो आसानी से हमको दिख जाए, उन लक्षणों को विपर्यासी लक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जरा हम लोग सबसे पहले बीज के आकार में एक विशेषक था गोल और एक विशेषक था क्या चीज़? झुर्रीदार। इन दोनों को पढ़ते हुए हम लोगों को समझना चाहिए कि इसमें प्रभावी और अप्रभावी विशेषक कौन है। तो सबसे पहले जानना होगा कि प्रभावी विशेषक किसे कहते हैं और अप्रभावी विशेषक किसे कहते हैं। तो प्रभावी विशेषक, ठीक है ना, ये डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो डोमिनेंट ट्रेट हम लोग उसको कहते हैं जो जीन अपने उपस्थिति को दर्शाता है, जो जीन अपनी उपस्थिति को जाहिर करता है
उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रभावी विशेषक। और जो जीन अपनी उपस्थिति को नहीं दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रभावी विशेषक। अर्थात अगर जो है इसके जीन आते हैं, झुर्रीदार होने के जीन आते हैं, तो वो उपस्थित होते हुए भी अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं इसके आगे। समझ में आया ना? इसके आगे अपने लक्षण को छुपा के रखते हैं, तो ऐसे लक्षणों को क्या कहा जाएगा? अप्रभावी। जो छुपा के रखता है वो अप्रभावी है, और जो दिखाता है वो क्या है? प्रभावी है। तो बीज के आकार का प्रभावी लक्षण कौन होता है? गोल। और बीज के आकार का अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार। बीज के रंग का प्रभावी लक्षण पीला, और अप्रभावी लक्षण हरा। फूल के रंग का प्रभावी लक्षण बैंगनी, और फूल के रंग का अप्रभावी लक्षण सफ़ेद। फली के आकार का प्रभावी लक्षण फूला हुआ, और अप्रभावी लक्षण सिकुड़ा हुआ। फली के रंग का प्रभावी लक्षण होता है हरा, और अप्रभावी लक्षण पीला। पुष्प की स्थिति का अक्षीय और अंत्य। ये अक्षीय और अंत्य में एक बार अंतर समझ लें हम लोग। देखें, ये मेन एक्सिस होता है प्लांट का, ये मेन एक्सिस बोला जाता है। तो मुख्य अक्ष इसको हम लोग कहते हैं। मुख्य अक्ष पे कहीं से भी अगर पुष्प आ जा रहा है, कहीं से भी पुष्प आ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अक्षीय। समझ में आ रहा है ना? जबकि अगर मुख्य अक्ष के अंत बिंदु पे, मुख्य अक्ष के अंत बिंदु पे ही अगर पुष्प आते हैं, तो वैसे स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? अंत्य कहते हैं। तो पुष्प की स्थिति के दो लक्षण होते हैं, एक प्रभावी लक्षण कौन हो जाएगा, और अप्रभावी लक्षण अंत्य। तने की ऊंचाई हो गई, तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सा? लंबा और बौना पौधा। तो मेंडल ने कितने वर्षों तक अपना प्रयोग किया था? 7 वर्षों में कौन सा पौधा चुने थे वो? मटर का पौधा, उद्यान मटर का पौधा, पाइसम सेटाइवम, ठीक है ना? और फिर जो है हम लोग देखें उनमें कितने लक्षणों को स्टडी किया था उन्होंने? 7 लक्षणों को। 7 लक्षण कौन कौन थे? बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग, और तने की ऊंचाई। समझ में आया ना? तो इन 7 लक्षणों पे मेंडल ने जो है अपना प्रयोग किया था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर 5 का, और चैप्टर नंबर 5 को आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना?